नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आज हम बात करेंगे बिहार चुनावों पर दोनों पार्टियों की, दोनों पक्षों की क्या रणनीति होने जा रही है। आज की जो ताजा खबर है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव ने वहां पर राज्यपाल को जाकर के ये कहा है कि जनगणना में जो जातिगत आधार पर जनगणना हुई है उसके आंकड़े सरकार रिलीज क्यों नहीं कर रही है, वो आंकड़े रिलीज किए जाएं। ये सब वो पोजीशनिंग है, दांव पेच है जो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए पार्टियां करती हैं, उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन CNBC आवाज के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो दोनों कह रहे हैं उसमें कहां तो ये कॉन्फिडेंट हैं, कहां नर्वसनेस है और उसको देखते हुए पॉसिबल आउटकम हार जीत के बारे में क्या अनुमान लगाया जाए। बहुत ही खास बुद्धिजीवी मेहमानों का पैनल मेरे साथ है। बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, JDU के सांसद हरिवंश, RJD के नेता मनोज झा और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल GVL नरसिम्हा राव मैं आपसे लूंगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो डेटा होता है, आंकड़ा होता है, वो ब्रह्म सत्य है, उससे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये जो सेंसस के डेटा को रिलीज करने की बात है, ये मांग है तो बड़ी वाजिब। संजय जी, इसमें भी यदि कोई राजनीति करने के लिए सोच रहे हैं तो यदि एक बात ये हो सकती है वो ना समझ है या केवल जानबूझकर राजनीति करना चाहते हैं। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ ये ऑल इंडिया स्तर पर हुआ है। जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किए गए वो मैक्रो नंबर्स हैं, वो स्टेट लेवल आंकड़े हैं, नेशनल लेवल फिगर्स हैं। और जैसा आप पॉपुलेशन सेंसस जो हर 10 साल में होता है उसके सर्वे तुरंत बाद कुछ डेटा दिया जाता है। 6 महीने के बाद स्टेट लेवल फिगर्स और स्टेट लेवल अर्बन रूरल ब्रेकअप दिया जाता है। बट लेकिन जो डिसएग्रीगेटेड नंबर्स जो है, जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल और कम्युनिटी वाइज जो वोट आपका मतलब कितने किस डिनोमिनेशन के कितने लोग हैं, किस रिलीजन के कितने लोग हैं, ये आंकड़े प्रस्तुत करने में समय लगता है। क्योंकि पहला जो फर्स्ट कट जो नंबर्स होता है वो एग्रीगेट नंबर्स होता है। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। इसके बाद कम से कम 6 महीने से लेकर 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहता है। जी, वैलिड पॉइंट होता ही रहता है। हर का जवाब लेते हैं। बिल्कुल मनोज झा जी, इन्होंने बहुत सही कहा कि ये फर्स्ट कट है और डेटा आएगा, उसके पहले प्रीमैच्योरली इस पर पॉलिटिक्स करना ये तो सिर्फ चुनावी राजनीति है, लेजिटिमेट है, लेकिन मान लीजिए कि हाँ इसीलिए कर रहे हैं आप लोग। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि राजनीति को जिस तरह से हिकारत की नजर से कहा जाए राजनीति करते हैं, हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इज द डिसिप्लिन विच डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। शायद इसी नजरिए से जब हम कहते हैं कि कास्ट बेस्ड डेटा रिलीज करो, नरसिम्हा जी को शायद पता नहीं है कि सारा डेटा अवेलेबल है। अब आप रिलीज करने की तारीख अगर हर इस तरह से सोचें कि 3 महीने के बाद एक फ्राइडे को एक डेटा रिलीज होगा, 4 महीने बाद एक डेटा रिलीज होगा। आप जब कहते हैं इतनी गरीबी है रूरल पॉकेट्स में, हम उस गरीबी को निर्गुण माध्यम से नहीं समझना चाहते, हम सगुण माध्यम से समझना चाहते हैं कि वो गरीब हैं कौन, वो पॉवर्टी पॉकेट्स वही क्यों हैं और उसका रीजन और कास्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो चाहे बेघर का मसला हो, रोजगार का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, आप हर जगह आपकी योजनाएं फेल कर जाएंगी। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आंकड़े खुद अपनी परिस्थिति के बारे में बताएं। अगर आप SC/ST डेटा ले रहे हैं तो आपको OBC डेटा रिलीज करने में क्या दिक्कत है। आप सबको याद हो कि 52% का आंकड़ा मंडल कमीशन जी बिल्कुल, और ये कहा गया था। जी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। एक छोटी टिप्पणी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और ये कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए 27% आरक्षण दिया जाए ताकि कुल मिला के 49.9%, 5%। अब हमारा सवाल ये है अगर आबादी के अनुपात में आप आरक्षण की बात करते हो, मैं ये नहीं मानता कि आरक्षण क्रांति ला देगा, लेकिन क्रांतियों के अभाव में कम से कम आरक्षण एक बेहतर साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ। देखिए बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि अभी
वर्क इन प्रोग्रेस है एम्पावरमेंट की जहां तक बात है बिहार में, और उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि आप जातिवाद बोल दें या आरक्षण के बारे में कुछ आलोचना कर दें। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट, लेकिन हरिवंश जी, बीजेपी जिस बात को लेकर के बड़ी राहत के साथ अपना पॉइंट रख रही है वो ये है कि देखिए ये लोकल बॉडीज के आधार पर विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे वो आपको हवा का रुख बता रहे हैं। तो हम लोग जो ये आर्गुमेंट करते रहते हैं कि 45% वोट हो जाएगा अगर ये गठजोड़ मिल जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये केमिस्ट्री से होता है, सिर्फ एरिथमेटिक से नहीं होता। और ये जो नतीजे आए हैं विधान परिषद वाले, उसके बाद उनके आर्गुमेंट में दम तो है कि आप लोग जितना सोच रहे हैं कि वहां कोई जलजला या कंसोलिडेशन हो रहा है गैर भाजपा वोटों का आपकी तरफ, वो शायद फॉल्टी सोच है। दरअसल यह स्पष्ट कर दूं संजय जी, आप भी जानते हैं कि विधान परिषद के चुनाव लोगों की सीधी इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है। वह चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, वो किन कारणों से प्रभावित होते हैं वो आप भी जानते हैं। पर मैं मुख्य चीज जो आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि यह सेंसस की रिपोर्ट के आंकड़े रोकने के पीछे क्या मंतव्य हो सकते हैं। नरसिंह राव जी ने जो कहा वो एक पक्ष है, पर दूसरा यह है कि इस पूरे जनगणना के 3 पक्ष थे। पहला कास्ट सेंसस, दूसरा अर्बन सेंसस, तीसरा रूरल सेंसस। रूरल स्थिति आपने सामने लाया, आपसे अपेक्षा की जाती है कि ये दोनों आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये साथ लाते। नहीं लाने से उसके पीछे क्या इरादे हो सकते हैं उसका इंटरप्रिटेशन तो पॉलिटिक्स करेगी ही। पर मैं मानता हूं कि थोड़ा इसको और इस दृष्टि से देखना चाहिए कि 1931 में जो पहली बार जातीय जनगणना हुई उससे इतर इसका महत्व है कि 1931 में आपने जनगणना में जातियों की क्या स्थिति है या प्रोपोर्शन क्या है, उनकी संख्या क्या है, यह आपने जाना। यह उससे एक कदम आगे बढ़ करके है, यह है कि जातियों के अंदर भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको यह सेंसस बताएगा। आपका कहना है कि मूल फोकस वास्तविक गरीबी पर है। उस रूप में मैं जोड़ना चाहूंगा कि मंडल से यह कदम आगे का है। मंडल को ध्यान में रखकर जातियां क्या जातियों की स्थिति है इस पर पहले पॉलिटिक्स होती थी। अब इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति किन जातियों की क्या है यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। गरीबी और का यह भारतीय राजनीति का ग्रामर बदलने की क्षमता यह रिपोर्ट रखता है। मुझे एक चीज और कहने की आप इजाजत दें, आप देखिए जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में 3-4 प्रमुख चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहला, 90% ग्रामीण इलाके के लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। वह किस कास्ट के हैं, किस वर्ग के हैं, एक अलग मसला है, वो और सामने आ जाएगा। दूसरा, लगभग 4 करोड़ हाउस होल्ड ऐसे हैं मार्जिनल फार्मर्स के जो बिल्कुल फोर्स्ड लेबरर हो गए हैं, जो एक मजदूर का काम करते हैं लेकिन ये सीमांत किसान है। और दूसरा, लगभग 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड लेबर के रूप में, 9 करोड़ घर ऐसे हैं जो अनस्किल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल। अब ये आंकड़े जो बताते हैं उससे भारतीय राजनीति कास्ट से ये क्लास की ओर जाएगी। आपको तय करना पड़ेगा कि किस कास्ट में अगर सोशियो इकोनॉमिक के अनुसार अमीर वर्ग कौन रिप्रेजेंट करता है, टारगेटिंग। बिल्कुल हरिवंश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि करेंगे बेटर टारगेटिंग के लिए एक मौजूद एक तरह का टूल बनेगा। आपने देखा कल नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है बिहार के संदर्भ में। मुझे लगता है कि वो पूरे देश में उसकी चर्चा होनी चाहिए। अभी आप और चर्चा करिएगा, काम पर वोट मांगूंगा। जी बिल्कुल, आपसे बात होगी इस पर। और मनीषा जी आप समझाएं कि ये मुद्दा एक टूल बन गया है दोनों के लिए इस्तेमाल का, या इसका कोई केंद्रीय रोल है, इसका कोई असर है, ये टॉकिंग पॉइंट है या ये क्रिटिकल मुद्दा है? देखिए, आप मुझे 3 बात कहने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल टॉकिंग पॉइंट है और इस समय बिल्कुल राजनीतिक टॉकिंग पॉइंट है। जहां तक लोग अगर ये कह रहे हैं आपको कि जाति के जो आंकड़े आएंगे उनसे हम विकास की बात करेंगे, तो आपको मैं बतलाऊं कि 55th राउंड एनएसएस का जो सर्वे है उस समय से लगभग मोटे तौर पर हमारे पास कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड, तो जो एक गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं जिसको बॉटम मोस्ट डेसाइल्स बोलते हैं, बिहार के जो अति गरीब हैं उन पर बहुत ही विस्तृत डेटा रहा है। और नीतीश कुमार का जो राजकाज रहा है उसमें मेरा काम ये बिल्कुल दर्शाता है कि लगभग पिछड़े जो वर्ग थे एकदम जाति और इसके आर्थिक आधार पर, उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो कहीं न कहीं इस डेटा की खास आवश्यकता अब गवर्नेंस के लिए नहीं है। किस चीज के लिए इसकी आवश्यकता है? बोल बयानी के लिए इसकी आवश्यकता है। और यहां मैं राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करूंगी कि बिहार जैसा विस्तृत जातिगत डेटा शायद सेंसस के पास भी नहीं होगा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, और कहीं न कहीं राजनीतिक दल
सभी राजनीतिक दल अगर बिहार के गरीब, जो कि लगभग 50% से ऊपर वहां की जनसंख्या है, उसके हित में अपना मन बना ले, कर्पूरी का जो ताना बाना था वो अपना ले, तो सब ये खुलासा करेंगे कि उनके पास जो ब्यौरा है वो सेंसस शायद पीछे ही आएगा। मैं अंत में ये कहूंगी कि इसके लिए एक ही डिप्सिक इंडिकेटर आप लीजिए कि शायद जॉर्ज फर्नांडिस वो अकेले थे जो बिना जाति के और धर्म के इक्वेशन के भी वो बिहार में लड़के जीत जाते थे। उनके बाद के प्रमुख समाजवादी शरद यादव जी भी चुन करके ही अपना कहां वो लड़ने जाएंगे वहां वो जाते हैं। ये बातें जो हैं वो अब भी दर्शाती हैं कि बिहार जाति के ही ताने बाने में बंधा हुआ है। जरूरत है इसको तोड़ने की, इसको आगे बढ़ाने की नहीं। और उसमें बीजेपी का जो आर्गुमेंट होने जा रहा है, प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि उस गठजोड़ के आप भी हिस्सा हैं, वो जो एक इमेज प्रॉब्लम कर सकते हैं आप लोग कि ये तो अपर कास्ट वाली पार्टी है, तो इतने बड़े पैमाने पर यादवों को, दलितों को और अति पिछड़ों को ये टिकट बांटेंगे कि लोकल लेवल पर अपने को इस चुनाव में बिल्कुल पिछड़ा पार्टी के रूप में, जिसके नेता पिछड़ा नरेंद्र मोदी हैं, इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। तो आप लोग जिस स्ट्रेटजी को बढ़ा रहे हैं उसको शायद ये लोग नाकाम कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को अपनाकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी लाख कोशिश करे अपने आप को पिछड़ा दिखलाने का, और अगर आप कभी हितैषी बनने का, तो कभी हिंदू होने का, अब कभी सेकुलर चोला भी पहनने की कोशिश करने लगे ये लोग। यहाँ समस्या इनकी ये है कि जीवीएल अभी कुछ और बोल रहे थे यहाँ, और इनके नेता जो बिहार में सुशील मोदी, अभी 1 घंटा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आंकड़े कैसे जारी हो सकते हैं, अभी तो बहुत से जिलों के आंकड़े वहां पहुंचे ही नहीं है, काम पूरा ही नहीं हुआ है। तो जनगणना का काम पूरा नहीं हुआ, एक नेता बीजेपी का ये बोल रहा है, एक नेता बोल रहा है कि नहीं इसके और कई कारण हैं। तो बीजेपी के अंदर जो विरोधाभास है, ये एक्चुअली आम जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं और राजनीतिक रूप से कुछ इस तरह से हथकंडा अपनाना चाहते हैं जिसका कोई सामयिक लाभ इनको मिल जाया करे। बिहार में वो परिस्थितियां नहीं है। आज आप चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी के जाति के बारे में बता देते हैं, अमित शाह जी, लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसा किया गया था कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो आखिर इस तरह की बातों को रखने की मंशा क्या है? क्या आप धार्मिक उन्माद की राजनीति के बजाय जातीय राजनीति को भी एक उन्मादी स्वरूप देना चाहते हैं, या बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को बिहार में फिर से खड़ा करना चाहते हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है? उसमें दिक्कत ये है, सवाल है बिहार में, उसमें दिक्कत ये है कि जो आपका भी खेमा है प्रेमचंद जी, आपका भी जो खेमा है वो इफ्तार पार्टी बड़ी जरूरी चीज है, इस प्रकार का काम करके आप वही कर रहे हैं जो करने की, जिसके बारे में आप आलोचना कर रहे हैं बीजेपी की। संजय जी, इफ्तार की पार्टी का आयोजन नेहरू जी के जमाने से चला आ रहा है। जो भी पार्टी, जो भी संस्था, जो भी समाज में रहने वाला आदमी भाईचारा में विश्वास करेगा, वो एक दूसरे धर्म के लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहेगा, उसके पर्व त्योहार में भाग लेना चाहेगा, उसके साथ एक सोशल लेवल पर इक्वेशन बनाने का प्रयास करता रहा है। तो कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस ने बरसों से काम किया है, इसकी कोई राजनीतिक मायने नहीं है। अब हम भाईचारा वाले लोग, हम ये नहीं कहते हैं कि जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया पाकिस्तान चले जाओ, फिर ऐसे लोग कैसे इफ्तार पार्टी चले? जीवीएल नरसिम्हा राव, आपसे मेरा पॉइंट यह है कि आप लोगों का जो बयान है, जो उसकी भाषा है, वो एक प्रकार का नर्वसनेस दिखाती है। जिस प्रकार का बड़ा तीखा अटैक है कि जंगल राज 3 वापस आ जाएगा और ये बड़े जातिवादी हैं, आप लोग बड़े विकासवादी हैं, तो लैंग्वेज से मुझे आप लोगों में एक नर्वसनेस नजर आती है, क्योंकि बिहार में ये तो पता है कि बीजेपी का जनाधार अभी इतना नहीं बढ़ गया है कि वो नॉन बीजेपी वोटर, नेताओं की लड़ाई को छोड़ दीजिए, लालू नीतीश के प्रॉब्लम हो सकते हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन नॉन बीजेपी वोटर कहीं एक जगह बाइपोलर इलेक्शन में जाता है, उसकी नर्वसनेस आप लोगों को तो है। संजय जी, हमें हर चुनाव में कम आंका जाता है। लोकसभा चुनाव का बात करें, बिहार में जदयू का दावा था, बराबर दावा था, तो बीजेपी हमारे कंधों से चुनाव लड़कर जीत के आई है। अब तक इनकी कोई पृष्ठभूमि है ही नहीं, बीजेपी बिहार में कहीं दिखता नहीं है। यही हमारे लिए इसी प्रकार का एनालिसिस हमारे साथ किया गया। लोकसभा में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को क्या, एनडीए को भी बहुमत मिलना मुश्किल है। किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया कि एनडीए को बहुमत मिलेगा, अब भाजपा को छोड़ दीजिए। तो इसलिए हर चुनाव में हमने अपेक्षा से, हमने पूर्वानुमान से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। खासकर बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में हम कम सीटों पर लड़े थे,
लेकिन नीतीश कुमार जी ज्यादा सीटों पर ले गए। लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट लगभग 90% था, उनका काफी कम था हमसे। तो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम आंका जाता है। हमें ये पॉइंट आपका फेयर है। जो अभी जी, काउंसिल इलेक्शंस में भी काउंसिल इलेक्शंस में एक आपको एक संकेत, एक मैसेज जो मिलता है, पूरा ग्रास रूट लीडरशिप बिहार का ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में ग्रास रूट लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये हमें लोक विधानसभा दूसरा एक सवाल और आम चुनाव में बिल्कुल ठीक है, आप रिजल्ट मिलने वाले। एक और सवाल है, क्योंकि आप आंकड़ों के बड़े भारी विशेषज्ञ हैं, हालांकि प्रवक्ता के रूप में कई बार आप उसके अपनी उस एक्सपर्टीज को अंडर प्ले कर देते हैं। क्या ये एक जो प्रेमाइस लोग रख रहे हैं कि चूंकि बीजेपी की छवि बिहार में अपर कास्ट वाली पार्टी की है, इसलिए जो 30 साल से, कई सदियों के संघर्ष के बाद 30 साल से जो अपर कास्ट पावर क्लिक, मैं बीजेपी क्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल पावर क्लिक की बात कर रहा हूं, उस तबके को जो पावर से बाहर रखा था, उसको ये बाकी लोग इतनी जल्दी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे। आपके रास्ते में ये एक बड़ी बाधा है, क्या आप मानते हैं ऐसा? संजय जी, ये भी राजनीतिक विश्लेषकों का एक मेरे विचार से एक कमी रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ समुदाय की अग्र समुदाय की सपोर्ट बेस मानते हैं। हम उत्तर प्रदेश में जब चुनाव जीते थे, हम गुजरात में लगातार चुनाव जीतते हैं, राजस्थान, कई राज्यों में हम 50% से ज्यादा वोट लेकर के चुनाव जीतते हैं। और इन राज्यों में कहीं भी अपर कास्ट की जो पॉपुलेशन होगा ये 20-25% से किसी भी राज्य में नहीं होगा। और तो इसलिए मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस प्रकार के मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में और उसी को बार बार दोहराते हैं। जी बिल्कुल। बिहार में इन दोनों पॉइंट का जो हमने समझाने की कोशिश की आप लोगों के जरिए दर्शकों को, हरिवंश जी आपसे जवाब लूंगा। आप लोगों के बारे में जो सबसे बड़ा कमेंट्री आ रही है वो ये है कि इस अलायंस पर भरोसा कैसे किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीतीश जी का टर्म जैसा पहला था वो दूसरा नहीं रहा है, तो फिर से जाति की राजनीति पर फोकस ज्यादा है, काम पर फोकस कम है। काम के मुद्दे, अब लड़कियों की साइकिल, ऐसे नारे कम सुनने को मिल रहे हैं। ये आप लोगों की भी नर्वसनेस को और आप लोगों पर भरोसा कम है, इस बात को दिखाता है कि नहीं? संजय जी, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। पुनः मैं जो पिछली चर्चा में एक बात मैंने उल्लेख किया था, मैं उसको कहना चाहूंगा। कल नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने जाति की बात नहीं कही, उन्होंने ये नहीं बताया कि पहला प्रधानमंत्री और दूसरा प्रधानमंत्री उसकी जाति क्या थी। कहा मैं काम के ऊपर वोट मांगूंगा। और जितने पैरामीटर्स विकास के आपने बताया उसमें मैं बता सकता हूं कि रोड हो, विकास के और काम हो या बाकी चीजें हो, कैसे उसमें स्थितियां बेहतर हुई है बीजेपी से अलग हटने के बाद। पर मैं मूल चीज कहना चाहूंगा, मूल चीज यह है कि एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, दर्शन क्या है। नीतीश कुमार जी उस धारा को इनहेरिट करते हैं या बाकी अन्य लालू प्रसाद जी वगैरह, जिस धारा ने सचमुच, जिसने समतामूलक समाज का सपना देखा। ये लोग डॉक्टर लोहिया से लेकर और सारी चीजों की बात जो करते हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं संजय जी। तो इनके लिए सिर्फ समय के अनुसार दर्शन बदल लेना इनकी दृष्टि नहीं है, बल्कि जब ये लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लंबा संघर्ष किया, तो इनके मन में था कि हम समतामूलक समाज कैसे बनाएं और उसमें जो वंचित पीछे लोग रह गए उनको हम कैसे बराबर का मौका दें। पर नीतीश कुमार ने यह करने के साथ साथ जो स्लोगन अपना दिया और जिसके आधार पर काम किया, उसमें साफ कहा कि सबका विकास पर सामाजिक न्याय के साथ। यह चीज जो पूरे बिहार में और हर वर्ग और हर तबके के लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। इसलिए इस माहौल के बीच जब बड़ी जाति के लोग, बड़ी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि हम जाति का आधार बनाएंगे, संप्रदाय का आधार बनाएंगे, तो कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हम अपने काम के आधार पर वोट मांगने जाएंगे। ये एक बड़ी चीज है जो बताती है इन सब का। बिल्कुल ठीक कहा हरिवंश जी, आपने अच्छे पॉइंट रखे। मनोज जी, इन सब का काउंटर आर्गुमेंट एक और है, वो ये है कि देखिए कोई वजह नहीं है अभी ये मानने की कि मोदी प्रीमियम, नरेंद्र मोदी प्रीमियम खत्म हो गया है। कोई वजह नहीं है ये मानने की कि आप लोगों की जो अरिथमेटिक है वो एक अच्छे केमिस्ट्री में बदल जाएगी और एक
पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा और जितने बिहार के बीजेपी और एनडीए के नेता हैं सब अपने अपने ऑडियंसेस में जाके बोलेंगे कि शायद मेरा भी नंबर लग जाए, मेरा भी नंबर लग जाए। तो बीजेपी जिस प्रकार से स्ट्रेटजी बना करके चल रही है, मुझे लगता है उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है और उनका अपर हैंड है। देखिए संजय जी, इनफैक्ट जीबीएल जी भविष्य वक्ता रहे हैं, पहले सेफोलॉजिस्ट थे, मैं नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये मानिए कि अक्सर काउंसिल चुनाव का आप लोग जिक्र करते हैं, 90,000 मात्र वोटर थे। आपको अगर तुलना करनी हो तो जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, ठीक तथाकथित मोदी जी के लहर के साये में हमने 6 सीटें जीती थी, जिसमें 18 से 20 लाख मतदाता थे। नरसिम्हा राव इसका जवाब देना चाहते हैं? नहीं सर, मुझको खत्म करने दीजिए। मैंने बड़ी संयम से उनको सुना है। दूसरी चीज है सर, ये चुनाव 2 वैकल्पिक आर्थिक दर्शन का चुनाव है। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि इस बीच में गरीबों की बात करना काल विरुद्ध विकास विरोधी हो गया है, कहीं कहीं तो आपको राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो विमर्श जो हाशिए पर चला गया है उसको मुख्यधारा में लाएं, और ये जो एक तथाकथित सबका साथ लेकिन कुछ का विकास का जो पूरा एक मैसेज मोदी जी दे रहे हैं, उसके विकल्प में बिहार से शुरू होकर के राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक दर्शन प्रस्तुत किया जाए। हाँ, तीसरी चीज, आप अक्सर कहते हैं केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री मिलती ना तो ये गठबंधन संभव नहीं था। सबसे पहले हमने मतभेदों को दरकिनार किया और ये तय किया कि हमारे मतभेद अपनी जगह, लेकिन मुल्क की विरासत को संजो के रखना, समाजवाद के सपने को संजो के रखना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। नरसिम्हा राव जी, देखिए मनोज वाले पॉइंट में ये है एलिमेंट कि डेटा को इतना भी नहीं झुठलाना चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड एनालिसिस है कि सारे गैर भाजपा वोट जो हैं, अगर वो किसी एक कैंडिडेट को पड़े और वहां कोई कंफ्यूजन नहीं फैला तो आपके पलड़े में नहीं है ये खेल। संजय जी, ऐसे बिहार में जो 2 पार्टियों के बीच जो अभी समझौता हुआ है, कांग्रेस को मैं गिन नहीं रहा हूं इसमें, क्योंकि कांग्रेस का वहां कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो आरजेडी और जेडीयू, उन दोनों की जो सपोर्ट बेस है, आपस में वो परस्पर उनके बीच सहयोग नहीं होता है। दोनों पार्टियों की जो वोटर सपोर्ट बेस है एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी के जो सपोर्टर है किसी भी सूरत में वो नहीं चाहेंगे जेडीयू को नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बने। तो नेता जहर पीने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जनता तैयार नहीं, आपके समर्थक तैयार नहीं। तो इसलिए ये वोट ट्रांसफर किसी भी सूरत में नहीं होगा। वो एक बड़ा एक फैक्टर है। प्रेमचंद जी, ये वोट ट्रांसफर और एक दूसरा फैक्टर है जी, बोलिए। ये जो ग्रास रूट लीडरशिप, वो इसी ग्रास रूट लीडरशिप अक्सर सत्तारूढ़ दल के साथ होता है। कई जगह सत्तारूढ़ दल इतना हावी हो जाता है, उसका मैनेज किया जाता है। बट लेकिन बिहार में आप विपरीत स्थिति देख रहे हैं, हमारी सत्ता नहीं है, उसके बावजूद आपका सत्ता रहते हुए ग्रास रूट लीडरशिप पूरा खिसक गया है, पूरा भारतीय जनता पार्टी के अधिक मात्रा में चले आया है। तो इसलिए हमारे लिए संकेत बहुत अच्छे हैं। हम वहां बिल्कुल हर स्थिति में वहां बहुमत जीत बिल्कुल ठीक है में आएंगे, हमें उम्मीद है। प्रेमचंद जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे इनकी बात का। मुझे 3 छोटे पॉइंट्स इनको बताना जीबीएल जी को। विधान परिषद के चुनाव में अगर ये इतना कूद रहे हैं और ये दूसरे के पार्टी के वोट ट्रांसफर को लेकर ये बहुत चिंतित हैं, सिंपल जवाब हमको ये दे दें। सिर्फ पटना का अगर उदाहरण ले लें, यहां पर 6 बीजेपी का एमएलए है, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का पटना से है, 2 यूनियन मिनिस्टर पटना से है और 4 एमएलसी पटना से है बीजेपी के। इसके बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बीजेपी के इन नेताओं ने वोट ट्रांसफर नहीं किए। इसका जवाब ओवरऑल संख्या देखिए, विधान परिषद का रिजल्ट आया है 13 और 11। एक पक्ष बीजेपी का पक्ष 13 सीट जीता है, गैर बीजेपी पक्ष 11 सीट जीता है। आज एक साल पहले लोकसभा चुनाव में आपने 40 में से 31 सीट जीते थी, 40 में से 31 सीट जीतने वाली बात। चलिए, आप तो ये बताइए, हालांकि 24 में से 12 पे आ गई है। जी प्रेमचंद जी, आप ये बताएं, मोदी जी का प्लान है। आप ये बताएं कि स्पिरिट में बड़ा जरूरी है कि भले वहां पर आप लोगों की पार्टी के लिए ज्यादा ना हो, लेकिन इस अलायंस के बारे में कमिटमेंट का तो तब पता चलेगा कि राहुल गांधी वहां पर बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे और खूब रैलियां करेंगे और खूब प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे।
निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के तरफ से हमारे प्रचार अभियान के मुख्य प्रचारक श्री राहुल गांधी ही होंगे। उनके कार्यक्रमों का भी हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं और जल्दी आप देखेंगे बिहार में उनके कार्यक्रम स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल। मेरा मनीषा जी है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा एक अच्छा चेहरा है और वो एक लोकप्रिय नेता और उनकी छवि अच्छी है। जी मनीषा जी, आधार पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पर है, उसके पास कोई नेता नहीं है बिहार में। लीडरशिप तो पहले बताया बिहार में उनका। जी बिल्कुल। मनीषा जी, आपके लिए बिल्कुल आखिरी सवाल और कठिन सवाल है ये, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को इस पर नहीं खत्म करना चाहते हैं कि क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कोशिश ये है कि हम पहले कुछ संकेत दे सकें। हम ये मानते हैं कि बिहार का वोटर बहुत ही रेडिकल है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, रेडिकल डेमोक्रेट है। उसके सामने दो चॉइसेस बड़ी क्लियर हैं कि एक, दिल्ली में भी वही सरकार ले लें, पटना में भी वही हो जाए और यहां का पिछड़ापन दूर कर लिया जाए, इसलिए बीजेपी को वोट दे दो। और दूसरा सोचने का तरीका यह हो सकता है कि जिस जनता ने एक मजबूत बहुमत वाली एनडीए सरकार दिल्ली में बनाई, वो एक मजबूत विपक्ष ढूंढे और बिहार उसके लिए सबसे बड़ा मौका है। इन दोनों में से कौन सा आर्गुमेंट बिहार के वोटर के मन में डोमिनेट करेगा, जो निर्णायक बनेगा? संजय जी, मैं बोलूंगी किम कुर्वात संजया। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही आपका जवाब भी है। यहाँ मैं केवल आपके जो प्रश्न के दो धड़े हैं उनके कुछ पुर्जे खोल के आपको दिखला रही हूँ। वो पुर्जों में बात यह है दरअसल कि नीतीश कुमार जी का जो कालखंड है उसमें जरूर ही अति पिछड़ों की एक भागीदारी बनी है विकास में। अति पिछड़े जो हैं वो सुशासन में जोड़े गए हैं, लेकिन उसके साथ ही ये भी एक सत्य है कि उसके पूर्व का जो काल था वो नीतीश जी ने खुद और उनके साथी दलों ने बतलाया कि सामाजिक न्याय का नारा तो जरूर था, लेकिन बिहार ही वो राज्य है जहां मैं बहुत दुख के साथ आपको बतलाती हूँ वैसी बराबरी अभी तक नहीं हुई। बायसी और कस्बा जैसे ब्लॉक्स हैं जहां 16% तक लड़कियों की साक्षरता दर थी, यानी कि अफ्रीका के भी बुरे से भी बदतर 2000 की सदी में बिहार की लड़कियों ने जो है वो प्रवेश किया। तो कहीं न कहीं विरोधाभास की राजनीति का वो क्या करें, इसके साथ समाजवाद का क्या करें, ये तो शायद अब नीतीश जी ने भी बोल दिया कि आइडियोलॉजी अब एक मुद्दा नहीं रहा। ये आपने नीतीश जी के स्ट्रेटजी का पुर्जा खोला। क्या मेरा वक्त खत्म हुआ। बीजेपी के साइड का कौन सा पुर्जा आप खोलना चाह रही थी? बीजेपी के साइड का सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो ये है कि एक तरह से अपर कास्ट में जो जातिगत सेनाएं थी उनका समावेश जो है वो हुआ है। कुछ लोअर कास्ट भी हैं उसके साथ, लेकिन क्या वोटर्स उसको मान पाएंगे कि एक रेनबो कोalition है या अब भी उसको अगड़ों की पंचायत देखेंगे? ये एक तरह से दिल्ली में जो रेनबो कोalition बिहारी वोटर ने दिखाया वो ये दिखाएंगे कि नहीं बीजेपी के पक्ष में, और नीतीश कुमार की सामाजिक बराबरी की जो लड़ाई थी उसके बारे में जो जिनका जवाब नहीं मिला है वो सवाल अभी भी सामने खड़े रहेंगे। इस बहुत ही गंभीर और सुलझी हुई चर्चा के लिए हमारे सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।